मेरी नज़र में ग्राउंड इन दीवारों का नाम नहीं। मेरी नज़र में ग्राउंड ये है कि जब मेरे गांव के 100 बच्चे, मैंने मेरे गांव के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए व्यवस्था करवाई। जब आपको बिल्कुल ही खराब ढांचा मिले, उसको बेसिक, उसको आधारभूत, उसको आप उसको सेट करोगे, पूरे गांव में पानी की सप्लाई जल घर से नहीं होती। और जब एक छोटे से घर में ही आपको हर रोज कुछ ना कुछ समस्याओं से सामना करना पड़ता है, जब गांव का इतना लंबा चौड़ा ढांचा हो, क्या उसे प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं किएगा। और मैं जो बात पोस्टर के ऊपर लिख रखी है, वो केवल मतदाताओं के लिए नहीं, उम्मीदवारों के लिए। अपना भी काम छोड़ दिया और गांव का भी कुछ नहीं करा, फायदा क्या है। मैं लोगों के पास जाऊंगा, हर आदमी के पास, हर बुजुर्ग के पास, हर मेरे युवा साथी के पास, मेरी माताओं बहनों के पास जाऊंगा। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। देखिए, जो आपने कुछ पंक्तियां सुनी, वो पंक्तियां इस वक्त उम्मीदवारों के मन में भी चल रही है और जनता के मन में भी चल रही है। आपको बता दें, हरियाणा में जिस तरह से 2 सालों से इंतजार किया जा रहा था चुनावों का, पंचायती चुनावों का, जिनका ऐलान कर दिया गया है, उम्मीदवार तैयार हो गए हैं और चुनावी मैदान में भी उतर रहे हैं। और इसी तरह से जनता भी कहीं ना कहीं उत्सुक जरूर है और कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि और कौन कौन से उम्मीदवार उभर कर सामने आ सकते हैं। तो उसी तरह हरियाणा के मकड़ोली गांव में पहुंचे हैं, लोगों के बीच गए, बातचीत की। आखिरकार बीते कार्यकाल में काम हुआ कि नहीं हुआ, परेशानियों में काम किया गया कि नहीं किया गया, और क्या लगता है अभी भी कौन सी मुख्य परेशानियों पर काम करना बाकी है। तो पूर्व सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार परेशानियों में काम किस तरह से किया गया और क्या लगता है आने वाले समय में अगर लोगों का प्यार मिलता है तो कौन कौन सा काम करना भी बाकी है। सुमित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुमित जी नमस्कार। नमस्ते बहन जी। रिपोर्टर्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी गांव में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके गांव में घूम रहे थे, लोगों ने बताया इस तरह से काम हुए कि 30 साल में काम नहीं हुए। ग्राउंड में खड़े हैं, जब ग्राउंड में आए, बच्चे मिले, कोच मिले, बच्चे तो मिले पर जो उनके साथ जोश था वो भी हमें दिखाई दिया। अक्सर जब गांव में जाते हैं इस तरह के ग्राउंड नहीं दिखते, इतने बड़े ग्राउंड नहीं दिखते हैं। साथ में कोच भी 2 से 3 कोच थे। तो ये सब काम किस तरह से रहा और अपना बीता कार्यकाल भी किस तरह से रहा? बहन जी, मेरी सोच क्या है जी। मेरी नज़र में ग्राउंड इन दीवारों का नाम नहीं है। मेरी नज़र में ग्राउंड किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। मेरी नज़र में ग्राउंड ये है कि जब मेरे गांव के 100 बच्चे सुबह 5 बजे अपने घर से उठ करके स्टेडियम के लिए निकलते हैं, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। उनके अंदर कुछ ना कुछ तो सोच होएगी ना, अपने हेल्थ को लेकर के, खेल में कुछ अच्छी अचीवमेंट करने के लिए, गांव में का नाम रोशन करने के लिए। तो जब वो 5 बजे 4 बजे उठ करके और स्टेडियम के लिए निकलते हैं, मेरे लिए तो भाई मैं कहता हूँ कि मेरा सपना वहाँ पूरा हो गया। और इसी सपने को लेकर के मैंने शुरुआत करी थी। गांव में ग्राउंड तो बड़े बड़े आपको सब जगह मिल जाएंगे, खुला होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को वहां पर बुलाएं कैसे, उनको एंगेज कैसे करें। अगर हम उनको अच्छे और पॉजिटिव ट्रैक पे एंगेज नहीं करेंगे, उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। वो या तो टीवी में चिपके रहेंगे, नशा भी कहीं ना कहीं हरियाणा के युवा को चपेट रहा है। नशा, अब आप इस बात से अनुमान लगाओ कि किसी भी बुराइयों को लेकर के सरकार सबसे लेट जागती है। जब वो बहुत बड़ी समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। और कहीं ना कहीं हमने अपने कार्यकाल में ये देखा कि मौजूदा सरकार ने हरियाणा पे में बढ़ रहे नशे के ऊपर चिंता जताई है और उन्होंने कुछ प्रयास भी किए। तो जब सरकार भी नशे को लेकर के भाई कुछ ना कुछ एफर्ट्स अगर कर रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि भी नशा वास्तव में ही विकराल रूप। और हम तो हर रोज गांव में देखते हैं, कितने परिवारों को हमने ये देखा है कि शराब तो अब एक नॉर्मल नशा हो गया है। शराब से आगे बढ़ करके सुल्फा, गांजा, स्मैक, चिट्टा, इस लेवल तक कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये गांव का स्टेडियम है, वो कोने में वहाँ पे टॉयलेट है, जब वो उसको बनाया जाने लग रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि भाई कुछ कागज पड़े थे। और मेरे को नहीं पता कि वो कैसे पीते होंगे, लेकिन लाइटर था। मैंने उसका फोटो कैप्चर किया, बाद में एक साथी को दिखाया, वो बोला कि स्मैक पी रखी है किसी ने। और 1-2 जगह इंजेक्शन भी मिले।
तो ये वास्तव में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और तभी मेरे मन में ये आया था कि हमारी जो नई जनरेशन है, क्योंकि देखो जो पक गए ना, जो मैच्योर हो चुके हैं, उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे जी। और बदलाव करने के लिए भी हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे और रिजल्ट शायद हमारी अपेक्षा के अनुसार ना आए। जी। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई जो जनरेशन हमारे हाथों से निकल चुकी है, हम उसको समझाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन कम से कम जो नई जनरेशन तैयार हो रही है, जो बच्चे हैं, उनको हम गलत ट्रैक पे ना जाने दें। उसके लिए जरूरी थे कि यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम, आप उनको अंगेज रखें। अंगेज रखने के लिए स्टेडियम के कंसेप्ट से बढ़िया इस धरती पे कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। और ये तो आपको पता है कि आप बाहर से आए हो कि हरियाणा ने तो खेल के मैदान में उतर करके केवल हरियाणा का ही नहीं, भारत का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में मैं बचपन से देखता आया हूँ कि ये कल्चर थोड़ा कम था खेल के उसमें। तो मैंने अपना प्रयास किए, एक जिम्मेवारी मेरे को मिली थी, सोचता तो पहले भी बहुत था, लेकिन जब तक आपके पास कोई संवैधानिक शक्तियाँ, ताकत, एक महत्वपूर्ण पद आपके पास नहीं होता, तो आप कई बार चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। जी। अब ग्राउंड तो देख रहे हैं, खेल कूद के साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है विकास के लिए, तो उस पर काम किस तरह से रहा? शिक्षा के लिए मैं आपको बताऊं, मैंने अपने गांव में बच्चों के शिक्षा के लिए उनके आगे कोई दिक्कत ना आए। आप इसी बात से अनुमान लगाएं रोहतक में 2-3 इंस्टीट्यूट हैं, एक वेटिकन इंस्टीट्यूट है और एक यूनिक टाइपिंग कॉलेज है, जहाँ पे स्टेनो का कोर्स होता है और टाइपिंग का होता है। और आज के दिन तो जब आपको पता है कि कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल इंडिया अपने नए मुकाम भाई अचीव करते जा रहे हैं हम, तो टाइपिंग बहुत सारी नौकरी जॉब जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे भी कंपलसरी कर रखी है टाइपिंग। मैंने मेरे गांव के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए व्यवस्था करवाई। यूनिक टाइपिंग कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं योगेश खोकर, उनसे मिल कर के बात करी और ये तय किया गया कि भाई मकडौली का कोई भी बच्चा 6 महीने का कोर्स हो, 3 महीने का कोर्स हो, वहाँ जाएगा, उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो मैंने इस लेवल पे जाकर के काम किए हैं। चाहे वो वेटिकन इंस्टीट्यूट की बात हो, लॉकडाउन के दौरान जब सब घर पे बैठ गए थे, तो उस दौरान भी हमने इस तरह की गांव में लाइब्रेरी खुलवाई। हमारी एक चौपाल, ऐसी चौपाल थी, वो थोड़ी तंग जगह पे है, उसका कोई सदुपयोग कह लो आप या यूटिलाइज कह लो, क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन होने के लिए बाहर से जब आदमी आते हैं तो उनको पार्किंग के लिए गाड़ी वाड़ी जगह चाहिए होती है, लेकिन वो काफ़ी कंजस्टेड जगह पे है। तो मेरे मन में ये था कि भाई हम इस चौपाल का यूटिलाइज क्या कर सकते हैं। उसको हमने रिनोवेट किया और हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि भाई आप यहाँ पे लाइब्रेरी का कंसेप्ट उस पर काम करो। और आज आप अगर वहाँ जाके देखोगे तो इतना मतलब कि अच्छा माहौल हमने लाइब्रेरी का वहाँ डेवलप किया। उनके लिए जो बेसिक्स, जो लाइब्रेरी के लिए भाई चेयर टेबल, हमारी भाई अलमारी और इन्वर्टर पंखे, वो सारी व्यवस्था करवाई। वहाँ हज़ारों बुक्स आज के दिन रखी हैं, डेली अखबार आते हैं, हिंदी का अखबार अलग आता है, अंग्रेजी का अखबार भी अलग आता है। वो व्यवस्था तक भी हमने ही अपने पंचायत में अपने स्तर पे करवा रखी है। लाइब्रेरी तो आपने बनाई है जिस तरह से ग्राउंड में तो बच्चा कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, परंतु लाइब्रेरी में पहुंचना युवा का या फिर बच्चों का एंगेजमेंट किस तरह से, मुझे लगता है कि वो थोड़ी कम रहती होगी गाँव में। हाँ, इस बात में बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस बारे में, इस मामले को लेकर के जागरूकता, थोड़ी ही जागरूकता कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो रिस्पॉन्स हमारे को स्टेडियम में मिला वो हमारे को लाइब्रेरी में शायद उतना नहीं मिला। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे जो रूटीन में अपना स्कूल जाते हैं, एकेडमी में जाते हैं, उनके पास ऑलरेडी करने को काम होता है। और लेकिन फिर भी वो लाइब्रेरी से भी टच में रहते हैं, वहाँ से बुक्स इश्यू करवा के लेके जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमने जिस लाइब्रेरी की शुरुआत करी उसका कोई फ़ायदा हुआ ही ना हो। चलिए, ये तो बातचीत की कि किस तरह से शिक्षा में काम किया जा रहा है, ग्राउंड में किस तरह से काम किया जा रहा है। परेशानियों पर आना चाहती हूँ। लोगों से बातचीत कर रहे थे, कह रहे हैं कि जिस तरह से काम हुआ ही नहीं पानी पर पिछले 50 सालों में, 5 सालों में भी नहीं हुआ। नहीं, काम तो देखो पहले भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम ना हुए हों। हमने और अच्छा काम करने का प्रयास किया। उनका कहना है गंदा पानी अभी तक आ रहा है। अच्छा, अब पानी का जिक्र कर रहे हो जी। पानी की मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं मतलब कि सरपंच पद की जिम्मेवारी मेरे को दी गई,
मैं मेरे ग्रामीणों से भी आग्रह करता हूँ, और मैं अब आपको कैसे बताऊँ कि उस दिन पानी का ढांचा क्या था। जब आपको बिल्कुल ही खराब ढांचा मिले, उसको बेसिक, उसको आधारभूत, तो उसको आप उसको सेट करोगे। पूरे गांव में पानी की सप्लाई जल घर से नहीं होती थी। गांव में सीमेंटेड पाइपलाइन थी, वो सारी की सारी टूटी पड़ी रहा करती थी। और गांव में 2 प्राइवेट सप्लाई चैनल थे। गांव की निर्भरता उनके ऊपर थी। मेरे सरपंच बनने के बाद एक प्राइवेट चैनल जो था गांव, वो बंद हो चुका है। और आज के दिन निर्भरता हमारे जल घर के ऊपर है। जल घर में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी कम थी, बहुत बुरा हाल था। हमने सारे जल घर को रिनोवेट करवाया, एक तालाब नया बनवाया, पूरे गांव की जो सप्लाई चैनल हैं उनको प्रॉपर सीमेंटेड हटा करके नई लाइन हमने लोहे की पूरी बिछवाई गई हैं। और जो वाल्व थी, पुराने टाइम में जो चैनल बिछाए गए थे, जो उनकी वाल्व थी, वो वाल्व गंदे नाले के पानी में थी, वो हमने सारी की सारी शिफ्ट करवाई हैं। तो अब तक जो काम हम कर पाए हैं, वो एक जो बेसिक ढांचा है, उस बेसिक ढांचे को प्रॉपर सप्लाई देने पे हमने काम किया। अब बात आती है पीने के पानी की। गांव जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ सेम की समस्या है। और लोग, क्योंकि अगल बगल में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और जो बारिश के दिनों में चोए का पानी ऊपर आ जाता है। संजीदगी से इन समस्याओं के समाधान के लिए काम किया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे काबू से भी बाहर की होती हैं। उसके बावजूद 3 एस्टीमेट में पास करवा करके ला चुका हूँ, और चौथे पे भी हमने बहुत प्रयास किए। पिछले 3 साल में अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन ना लगा होता, या हमारी पंचायत से चार्ज ना लिया गया होता, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज के दिन वहाँ से लाइन बीच करके हमारे जलघर में आ चुकी होती। परंतु जब आपके गांव में घूम रहे थे तो सफाई की भी समस्या दिख रही थी, गलियां भी, सड़कें भी टूटी हुई नजर आ रही थी। हाँ, अगर आपका भी घर है, आप भी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में उसकी कहीं ना कहीं रिपेयर या उसका मेंटेनेंस या उसको संभालते होंगे। और जब एक छोटे से घर में ही आपको हर रोज कुछ ना कुछ समस्याओं से सामना करना पड़ता है, जब गांव का इतना लंबा चौड़ा ढांचा हो, क्या उसे प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं चाहिएगा? मेरे को पता है कि मेरे गांव में कहाँ पुली आज के दिन टूटी पड़ी है, कहाँ गलियां में से वही ईंटें उखड़ी पड़ी हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास अब कोई संवैधानिक शक्ति है तो नहीं ना। पूरा देश लॉकडाउन में एक ब्लॉक हो गया था, सब अपने घर पे बैठा दिए गए थे। देश की जब ट्रेन भी बंद कर दी गई थी आम जनता के लिए, और तो गांव में काम तो कैसे हो सके थे, उस दौरान भी नहीं हुए। 2 साल पंचायत भंग हो चुकी हैं। इस 3 साल की वजह से जो गैप लगा है, मैंने अपने लेवल पर, अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए कि मैं उन चीज़ों को किसी हद तक संभाल पाऊँ। लेकिन जब तक आपके पास संवैधानिक शक्तियाँ नहीं होती, तो आपकी इतनी क्षमता होती नहीं है कि आप सारा का सारा मैनेज कर पाओगे। मैं मेरे ग्रामीणों से, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मेरा चार्ज था, मैंने गांव में मिस्त्री, लेबर या कारीगर एक भी दिन रुकने नहीं दिया। पूरा साल वो गांव में किसी न किसी कोने में हर रोज मेंटेनेंस, रिपेयर, टूट फूट उसको संवारने में ही लगे रहा करते थे। और जितना भी ढांचे में अगर कोई गड़बड़ है, कोई शिकायत है, वो पिछले 3 साल में खड़ी हुई है। 3 साल में खड़ी हुई है। लोगों से जब ग्राउंड की भी बातचीत कर रहे थे कि इतना बड़ा ग्राउंड आपके गांव में मौजूद है, तो उनका कहना है कि ग्राउंड पहले से था, सरपंच ने सिर्फ मिट्टी डाली है। हाँ, ग्राउंड यहाँ किकर खड़ी थी, ग्राउंड में आने का रास्ता नहीं था। अब आप भी जिस रास्ते से आए हैं जी, उस रास्ते पे तालाब था। पूरे सरकारी स्कूल की 4 दीवारें भी तालाब में गिरी हुई थी जी। अब ग्राउंड में बच्चा आए तो तब गा ना, जब यहाँ आने के लिए रास्ता होगा, वो तालाब में तैर के तो नहीं आएगा। तो वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका जो बेसिक ढांचा था गांव का, वो ही इतना खराब था कि भाई हमने वहाँ से स्टार्ट किया।
सबसे पहले मिट्टी भरत करवाया। और जब शुरुआत में मिट्टी भरत करवाया तो कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से, आर्थिक सहयोग सरकार की तरफ से नहीं मिला। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि वो पूरा मिट्टी भरत मैंने अपनी जेब से करवाया, जिसके लिए बाद में मैंने अगर कोशिश भी करी कि मेरे को ये पैसे मिल जाए, मेरे को वो पैसा नहीं मिला। हाँ, तो सबसे पहले तो स्टेडियम तक आने का रास्ता, फिर उस रास्ते को पक्का करवाना। और स्टेडियम का रास्ता अगर पक्का हो गया तो पूरे स्कूल की जो दीवार तालाब में गिरी पड़ी थी, वो तालाब वो दीवार भी दोबारा से खड़ी करी गई। और जब यहाँ घुसने का रास्ता हमारे को मिला, एक गेट यहाँ पे लगाया, गेट वहाँ पे लगाया जी। क्योंकि अगर गेट यहाँ पे खुले पड़े रहा करते, पशु भैंस यहाँ पर पे रहा करती और यहाँ पे गोबर के अलावा कुछ होता नहीं था। यहाँ कीकर खड़ी थी, उबड़ खाबड़ मैदान था। और तालाब का एक हिस्सा अगर आप उस कोने में देखेंगे, आपके बैक में है वो, वहाँ पे पूरा तालाब का ही एक हिस्सा था। और बाद में हमने इसमें मिट्टी भरत करवाया। लेकिन मैं फिर दोबारा से एक बात कहता हूँ मेरे ग्रामीणों को, मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूँ कि इसमें मिट्टी भरत पे जितना भी काम होया, उसका भी कोई सिंगल एक पैसा हमारे को कहीं से नहीं मिला। बस मैंने अपनी लगन से, अपने मनोयोग से, ये था कि भी मेरे को ग्राउंड को चालू करना है कैसे भी हालत में। की हुई है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, पैसों से चुनाव नहीं होना चाहिए, और भी कई चीज़ें लिखी हुई थी। तो वो आइडिया और वो कॉन्सेप्ट अपने कामों को देख के किया कि किस तरह से? मैं एक बात देखिए आप, अगर मैं 5 साल गांव का सरपंच रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात बाकायदा ऑन रिकॉर्ड एक पोस्टर पे दस्तावेज की तरह दीवार पे लगा रखी है, तो कहीं ना कहीं उन पे काम किया होगा, तभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा। और मैं जो बात पोस्टर के ऊपर लिख रखी है वो केवल मतदाताओं के लिए नहीं, उम्मीदवारों के लिए भी है। कि भाई जितने भी उम्मीदवार, मैं ये नहीं कहता कि मेरे गांव के उम्मीदवार, मैं कहता हूं कि पूरे हरियाणा के, पूरे देश के उम्मीदवार, आपके पास वोट मांगने के लिए कंसेप्ट होना चाहिए। आप लोगों के पास जाओ, आप बताओ कि आप उनसे वोट क्यों मांग रहे हैं। ये ना हो कि भाई मेरे पास शराब, आप शराब लो और मेरे को वोट दे देना। वोट बहुत ही कीमती और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो एक शराब की बोतल अगर हम उसकी तुलना कर रहे हैं, या कोई अपनी वोट को एक शराब के बदले में गंवा रहा है, तो इससे घाटे का सौदा कोई हो नहीं सकता। 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट डालने का। वोट का बटन दबाने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूं कि इस 1 मिनट का जो फैसला है ये आपको पूरे 5 साल में करना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप 1 मिनट में गए और बटन दबा करके निकल आए। आप अपने गांव का, अपने अड़ोस पड़ोस का, आप अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए वो बटन दबा रहे हैं। और अगर ये कल्चर ही अगर गांव में रहा, तो जो बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि भाई नशा, जब हम खुद ही नशा बांटेंगे तो हम नशे से बचाएंगे कैसे? तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने पहले भी ऐसा ही किया था कि भाई वोट के बदले अगर कोई शराब मांगे तो मेरे को ऐसी वोट की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा आपके आगे मेरे ग्रामीणों से भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा और मैं चुनाव के लिए मैदान में जाता हूँ, वोट मांगने के लिए जाता हूँ, तो मैं अपने विजन, अपने कंसेप्ट पे वोट मांगूंगा। जिसको मेरा विजन लगे कि हाँ भाई ये विजन इसका अच्छा है और ये इस पे काम करेगा भी, वो मेरे को वोट दे देगा। जिन्होंने मेरे काम को देखा, 5 साल का जो मेरा ट्रैक है पूरा का पूरा, एक रिपोर्ट कार्ड, उसको देख के भी वो अपना ये अनुमान, अपना आंकलन लगाएं। अगर मैंने काम किया हो तो वोट दे दें, मैंने काम किया नहीं होगा तो मेरे को वोट मत देना। एक बात मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि कोई और उम्मीदवार, और सबको ऐसा ही करना चाहिए, अगर कोई और उम्मीदवार लायक और उसका विजन अच्छा और उस पर काम करने का दावा करता हो तो भले ही उसको भी वोट दे दो। काम करने वाला होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। काम करने के लिए बनते हैं, ऐसा ना हो कि सरपंच बन गए, इस कंपटीशन में आकर के हम इस चुनाव का हिस्सा तो बन गए, अपना भी काम छोड़ दिया और गांव का भी कुछ नहीं करा, तो फिर फायदा क्या इस चीज़ का? जिस तरह से आपने काम किया है, क्या लगता है अगर फिर से आप चुनावी मैदान में उतर ही रहे हैं तो लोगों का प्यार मिल पाएगा? मैं लोगों के पास जाऊंगा, हर आदमी के पास, हर बुजुर्ग के पास, हर मेरे युवा साथी के पास, मेरी माताओं बहनों के पास जाऊंगा और मैं उनके आगे अपना बताऊंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड कि मैंने 5 साल में ये काम किया है। और उनसे अपील करूंगा कि भाई अगर आपको लगे कि भाई मैंने अच्छा काम किया है और आगे भी मैं अच्छा काम करूंगा तो आप मेरे को वोट डालिए। और मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि भाई मैं ऐसा कुछ अच्छा काम नहीं करूंगा और ये बनावटी बात है तो वोट मत डालिए। लेकिन वोट अपने दिल से जो आवाज़ आए, अपने अंतर्मन से जो आवाज़ आए,
उसके हिसाब से फैसला लेकर के ही वोट डालें। चलिए, उम्मीद है लोगों का प्यार आपको मिलेगा और जिस तरह से आपका चुनावी नजरिया है वो भी जिस तरह से बदल रहा है और लोगों की नज़र में भी उसी तरह का नजरिया बदलेगा। बहुत ही हरियाणा में मैं कितने ही साथी ऐसे बताऊं कि मैंने अपना जैसे फेसबुक सोशल मीडिया पे बहुत सारे साथी हरियाणा में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जानते हैं, तो जो चुनाव में फाइट कर रहे हैं, मैंने एक विजन शेयर किया सभी के साथ। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है कि उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, मैंने अभी किया कि शराब मांगकर शर्मिंदा ना करें जी। और इसको कॉपी किया कैंडिडेट्स ने। हमें एक शुरुआत करने की जरूरत है, हमें लोगों को एक थॉट, एक कंसेप्ट देने की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। और जब हम शुरुआत करते हैं तो उसको लोग फॉलो करने वाले, उसको कॉपी करने वाले लोग आते हैं, लेकिन कोई शुरुआत तो करे। अगर हम यही कहेंगे कि भाई नहीं नहीं समाज ऐसा समाज वैसा है, समाज की गलती नहीं है, हम प्रयास ही नहीं करते, हमारी गलती है। मैंने पिछली बार प्रयास किया, मैं लोगों के पास गया, मैंने इतना लंबा चौड़ा एक मैनिफेस्टो लोगों के साथ शेयर किया था और उसी को विश्वास करते हुए एक छोटे से बच्चे को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, गांव की जिम्मेवारी मेरे को दी। यह भार भी मैं कहीं ना कहीं उनका नहीं भुला पाऊंगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट मेरे युवा साथियों से, पूरे हरियाणा के, पूरे देश के साथियों से है कि आप अपने विजन पे काम करो, किसी को कॉपी मत करो कि शराब बांटने से ही वोट आएगी, हैं पैसा बांटने से ही वोट आएगी। तो इस पे हम सभी को एक कदम आगे बढ़ा करके आगे आना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कहा जाता है अगर दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद में बदलाव लेकर आइए, तो इसी तरह से मकरोली गांव में आए, सरपंच से भी बात की, काम की बात की, परेशानियों की बात की। अब क्या लगता है आने वाले चुनावी मैदान में जो उतर रहे उम्मीदवार, उनसे ये किस तरह से अलग और काम भी किस तरह से करेंगे, विजन भी आपके सामने है। अब चलिए और भी गांव में चलेंगे, इसी तरह से देखेंगे किस तरह से चुनावी मैदान में जो उतर रहे उम्मीदवार हैं उनका भी किस तरह से विजन है, वो किस तरह से बदलाव को भी देख रहे हैं। अगली पेशकश में मिलेंगे। इस पेशकश के बारे में क्या कहना है, काम के बारे में क्या कहना है, मकरोली गाँव के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली पेशकश में। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।